चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं करना। पहले ए बी खींच लो, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर खींच लो, कम से कम 4 सेंटीमीटर खींचो। फिर ये खड़ी सीधी खींचना 4 सेंटीमीटर, ये सीधी 4 सेंटीमीटर, फिर इसको मिला दो 4 सेंटीमीटर। ऐसा 5 5 भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा ही बनाना, 4 के ऊपर खींचो, 4 5 ऐसा, क्योंकि अभी अंदर सब काटा पिटी होगी, सब दर्शाएंगे, दर्शाने अच्छा रहना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मैं चेक करूंगा सबकी कॉपी में आकर के। सभी भुजाएं कैसी आपस में बराबर, तो इसको ऐसा बराबर के चिन्ह से बराबर कर दीजिए। सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो ऐसा दर्शा दो। और इनकी सभी भुजाएं जो बराबर होती है उसको ए स्मॉल, ऐसा स्मॉल ए से दर्शाते हैं। मतलब जो वर्ग की भुजाएं हैं उनको स्मॉल ए से दर्शाते हैं, वर्ग की भुजा को स्मॉल ए से। चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए चारों भुजा को बराबर बराबर ए कर लो। अच्छा, इसके जो, अच्छा पहले मैं तो इसके विकर्ण बना लेता हूँ। ए को मिला देते हैं सी से, ये हो गया ए सी विकर्ण। डी को मिला देते हैं बी से, ये हो गया बी डी या डी बी विकर्ण, है ना। इसके बाद आप बनाते हैं समकोण। चारों कोने कैसे रहते हैं इसके, समकोण रहते हैं। प्रधान बिंदु, इसको नाम दे देना ओ। विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर के लिए मैं एक अलग चिन्ह का, अच्छा यहीं पे कर लेता हूँ ना, इसको 3 लाइन से बराबर कर देना, इसको 3 लाइन से बराबर कर, 2 लाइन से मत करना, ये समझ लो। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ये बराबर करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 2 लाइन 3 लाइन से कब करना है, इसको ध्यान रखना। देखो इन पहले तो ध्यान दो, अभी बनाना छोड़ो। ये ए बी भुजा है, ए बी भुजा को ए दर्शा रहे हैं, बी सी भी ए है, सी डी भी ए है, और ए डी या डी ए जो भी वो भी ए है। चारों भुजा बराबर है इसलिए ए। हमने भुजाओं को डबल लाइन से क्या किया है, बराबर किया। यदि हम इसको भी डबल, बोले सर भुजा बराबर है, तो बराबर का चिन्ह बना दिया ऐसा, या ऐसा बना दिया, जो भी है। तो इसका मतलब देखिए बराबर तो है, ठीक है, पर यदि आप इसको भी 2 लाइन से बराबर कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका ए सी या बी डी है वो ए बी या बी सी या फिर जो चारों भुजा उसके बराबर होगा, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा संभव है क्या? वर्ग के विकर्ण वर्ग की भुजा के बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, और कम भी नहीं हो सकते, हमेशा ज्यादा ही होंगे, ठीक है। इस बात को आप ऐसे याद रखना, देखो बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से। इन सब चीजों को ध्यान से समझोगे तो चीजें आसानी से समझ में आएगी और बनेगी। देखो मैं यहां पे एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, है ना, मैंने लिखा है बेसिक में। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषम बाहु समकोण त्रिभुज, किसी ने बताया आज तक? तो ये जो है ना, अपन मान लेते हैं इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। कौन सा ये? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अच्छा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये वाला, अच्छा ये समकोण है, तो समकोण में लंब कर्ण आधार, ये लंब कर्ण आधार शब्द किस आकृति के लिए प्रयोग होता है? समकोण के लिए। क्या हम किसी और समद्विबाहु त्रिभुज या कोई चतुर्भुज, कोई त्रिभुज चतुर्भुज व्रत में हम लंब कर्ण मतलब समकोण त्रिभुज को छोड़कर, समकोण त्रिभुज को छोड़कर के किसी और त्रिभुज, किसी और चतुर्भुज या किसी और व्रत, मैंने पहले बोला 3 आकृति, चौथी कोई होती ही नहीं है, मतलब अध्ययन के लिए, परीक्षा मतलब अपना जो पुस्तकों में आता है आकृति आती है ज्यामिति में, रेखागणित में, उसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी तो ऐसे तो फिर डेरिवेशन आकृति आती है, जैसा बनाना बनाओ, ठीक है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को छोड़ करके कोई अन्य त्रिभुज, विषमबाहु समबाहु कुछ ऐसा, है ना, जो भी है, समद्विबाहु वगैरह, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज भी 8 प्रकार के हैं, और व्रत, इनमें हम लंब कर्ण आधार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लंब कर्ण आधार केवल और केवल किसके लिए होता है प्रयोग? समकोण त्रिभुज के लिए। लंब ये वाला क्या होता है? कर्ण, और नीचे वाला क्या होता है? आधार। इसको नाम दे सकते हैं आप ए बी सी या जैसा भी एक्स वाई जेड जो भी। ये समकोण है, तो बाकी 2 कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं, और न्यून कोण को और अधिक कोण को दर्शाते हैं थीटा से, और समकोण को दर्शाते हैं ये चौकोन वाले से, इसको गोल से दर्शाते हैं। यहाँ पे थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा दर्शा दिया, इसका मतलब 90 अंश है, यहाँ 90 लिखने की जरूरत भी नहीं। चाहो तो लिख सकते हो, और चाहो तो थीटा भी दर्शा सकते हो, पर जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अच्छा, एक समकोण त्रिभुज में 2 कोण कैसे होंगे? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, यदि एक कोण कैसा हो गया? समकोण, तो बाकी के 2 कोण न्यून कोण ही होंगे, अधिक कोण, समकोण या कुछ और प्रतिवर्ती कोण जो भी है, खैर वो तो बाहर का है, तो ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये समकोण हो गया, तो ये दोनों कैसे रहेंगे? न्यून कोण रहेंगे, है ना। और इसका मान कितना है? 90 अंश। तो इन दोनों मिलकर कितने होंगे? हाँ, दोनों मिलकर कितने होंगे?
90 होंगे। अब वो अलग मैटर है कि 45 45 के होते हैं, एक 40 का होता है, एक 50 का होता है, जो भी है, पर दोनों मिलकर कितने के 90 के, क्योंकि आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, या इसको अपन ये बोलते हैं कि त्रिभुज का कुल अंश माप या अंश मान, ठीक है, कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है, ये अपने को मालूम। तो जब ये अकेला 90 हो चुका है समकोण त्रिभुज में, तो बाकी के दो कोण मिलकर कितने के रहेंगे, 90 के। 45 के होंगे, पर अभी मैं सामान्य वे में बोल रहा हूं ना। मैं जब ये बोलूं कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु, तब ये 45 45 के हो। अभी मैं सामान्य भाषा में बात कर रहा हूं, ठीक है, यदि मैं सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, अभी समद्विबाहु या विषमबाहु नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई इतनी। तो अच्छा, यहां पे ये बता दिया मैंने आपको कि यदि गोल वाला ऐसा कोण बनाते हैं तो इसका मतलब होता है न्यून कोण या अधिक कोण, और ऐसे चौकोण बनाएंगे इसका मतलब होता है समकोण। इसका समकोण की वैल्यू कितनी होती है, 90 अंश होती है। न्यून कोण की वैल्यू कितनी होती है, हाँ, 90 से कम, 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, 0 को भी छोड़, 0 से 90 के बीच, या ऐसा नहीं बोलना है तो 1 अंश से लेकर के 90 अंश तक, ऐसा ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ चलो, अब तो इसका पहला प्रकार, समकोण का पहला प्रकार कौन सा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब यहां पे समझना ध्यान से, ये कौन है लंब और ये कौन है आधार। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जब भी बनाना है कभी भी, और कई बार आता है, अभी आएगा सब, ठीक है, तो इसमें लंब और आधार ही आपस में बराबर होते हैं। लंब और आधार, कभी भी कर्ण लंब या आधार के बराबर हो ही नहीं सकता, ना ही बराबर होता है और ना ही छोटा होता है। कर्ण लंब और आधार के ना ही बराबर होता है और ना ही छोटा होता है, हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। और अपन ने ये बेसिक में मैंने करा दिया हूं आपको, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा या बड़ी भुजा कौन, कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी बोलो चाहे सबसे बड़ी बोलो, कौन होती है, कर्ण। और सबसे लंबी भुजा का कोण सबसे बड़ा कोण होता है, समकोण कहलाता है। ये अपन ने पढ़ लिया। देखो, इसके सामने की जो भुजा है, त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ा कोण है, समकोण त्रिभुज की बात अपन कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये जो कोण है ये सबसे बड़ा कोण है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख, तो कोण का अच्छा, कोण जो बनता है ना, देखो ऐसा, इसका मुख किधर है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, ये बीचों बीच वाला है। मतलब जैसे मैं ये एक दीवार इधर से ऐसी आई और एक दीवार ये इधर से आई, तो जो कोण बना यहां पे, इसका मुख इधर है, इधर ऐसा, इस कोने में जा रहा है कोना, कोण का मतलब कोना, ठीक है, तो कोना इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो कोना है, ये कोने का सम्मुख इधर है, तो समकोण की सम्मुख भुजा कौन है, कर्ण, और वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा कोण होता है समकोण में। किसी और कोण में स्थिति में अलग अलग, मतलब किसी और के लिए अलग अलग स्थिति हो सकती है, पर समकोण की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जो भी बात मैं कर रहा हूं समकोण को ध्यान में रखकर कर रहा हूं, समकोण का कॉन्सेप्ट है ये, किसी और का नहीं। हाँ, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा समकोण है ये, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा बराबर होगी, लंब और आधार। कर्ण कभी ऐसा मत करना सर यहाँ पे लंब और कर्ण बराबर ये अलग, या आधार और कर्ण बराबर ये अलग, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। लंब और आधार ही बराबर होगा, कर्ण हमेशा अलग रहेगा, और कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यदि मैं ऐसा बोल दूं कि इसका मान यदि 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मान भी 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान पक्का होगा कि 6 होगा 7 होगा, है ना, जो भी है बड़ा ही होगा उससे। ये 5 है तो ये 6 7 मतलब 5 से ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं हो सकता, ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बात समझ, अब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अब कोणों के मान बताओ थीटा के, अब होंगे 45 45, क्योंकि तीनों कोण मिलकर के 180, अकेला कितना हो गया, 90 हो गया। यहां पे ए बी भुजा यानी लंब जो है वो किसके बराबर है, आधार के। तो ये जो लंब के का सम्मुख कोण कौन है, लंब का सम्मुख कोण कौन है, बी है कि ए है कि सी है, सी है, इसको कोण सी बोलते हैं कि नहीं। अब आप लोग ये सोच रहे हो कोण को मतलब कैसे बोले, कौन सा कोण, ऐसा समझ में तुम्हें, कौन सी बोलोगे, कौन सी, कौन बी, कौन ए, नाम तो वही होता है ना, कौन सी बराबर थीटा, कौन ए बराबर थीटा, कौन बी, इसका नहीं नाम अपने 90 अंश हो जाएगा ऐसा। तो लंब का जो कोण है, लंब का सम्मुख कोण कौन सी है, और आधार का सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब मुंह के सामने वाला, ये लंब भुजा इसके मुंह के सामने, मुंह तो इधर है ऐसा, पर अब इधर तो है नहीं, तो ये ऐसा आएगा, या आप ऐसा बोल दीजिए कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी किधर है, ऐसा जाएगा ना, ठीक है, ऐसा जाएगा इधर। तो कोण सी की सम्मुख भुजा कौन है,
ए बी लंब और कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है, बी सी आधार, आधार, ठीक है, और ये कर्ण, और समकोण के सम्मुख भुजा कौन है, तो कर्ण है, या कर्ण का सम्मुख कोण कौन है, तो समकोण है ना, बी, ठीक है ऐसा। तो ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश, और इसका मान भी 45 अंश। जो दो भुजा सामने बराबर हैं, अब सम्मुख दो बराबर भुजाएं, उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये भुजा इनसे अलग है, इसलिए इसका कोण भी अलग। बात समझ में आ गई, ठीक है, ऐसी बात याद रखिएगा। ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, इसी में दूसरा जो प्रकार होता है समकोण त्रिभुज का, वो क्या होता है, विषम बाहु समकोण त्रिभुज। उसमें क्या होगा, तीनों भुजा अलग अलग होंगे, तीनों भुजा अलग अलग, नाम है उसका विषम बाहु समकोण त्रिभुज। समकोण तो रहेगा, समकोण तो रहेगा, पर तीनों भुजाएं कैसी रहेगी, उसकी अलग अलग रहेगी। यहां पे एक बना लेते हैं अपन थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ए बी सी, और यहां पे क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है। पर सब भुजा अलग अलग है, देख लो यहाँ पे, यानी मान इसका मान है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान 6 या 7 सेंटीमीटर, जो भी 6 सेंटीमीटर, इसका मान 10 सेंटीमीटर, ऐसा अलग अलग हो जाएगा। सब भुजाओं के मान कैसे अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा। ये दोनों कोण क्या होंगे, अलग अलग, और न्यून कोण, दोनों ही न्यून कोण होंगे, क्योंकि यहाँ और दोनों का योग कितना होगा, 90 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण वही चीज कंडीशन है, थोड़ा सा मत बदलेगा। ये 90 अंश आ गया तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे ना, हाँ, पर इसमें ध्यान रखना, ये दोनों 45 हो सकते हैं क्या, इसका मान भी 45 अंश और इसका ये 45 हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर देख लेना अलग अलग है। अब मेरे को ये बताओ, इन दोनों में कोण ए बड़ा होगा कि कोण सी बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, क्यों, हाँ, गुड, वेरी गुड, बड़ी भुजा के सामने है कोण बड़ा कोण, जितनी बड़ी भुजा उतना बड़ा कोण, ठीक है, जितनी छोटी भुजा उतना छोटा कोण, क्योंकि जो कोण बनता है वो किससे बनता है, भुजा से ही बनता है ना, भुजा से बनता है, तो भुजा से बने, तो यहां पे जो देखो अब कितना बनेगा, 45 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ये 90 हो गया, मैं बांट देता हूं ऐसा, है ना, एक समझ के लिए समझना, बांट देते हैं अपन, 90 को बांट देते हैं, तो इसको 50 अंश बांट देता हूं और इसको 40 अंश बांट देता हूं, 50 40 90 हो जाएगा। मतलब लंबी बड़ी भुजा है, लंबी भुजा या बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तुलनात्मक रूप से हम इसमें जैसा समझ रहे हैं अब इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होता है सब कुछ, यहां पर ध्यान देना। पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना, यहां पे कर्ण, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो लंब के सम्मुख कोण सी है, आधार का सम्मुख कोण ए है। लंब और आधार में कौन बड़ी भुजा है, आधार, तो आधार का सम्मुख कोण कैसा होगा, बड़ा, और लंब का सम्मुख कोण उसकी तुलना में थोड़ा छोटा होगा। तो ज्यादा भी अंतर, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का अंतर है ना, तो मैंने भी यहाँ पे 10 का अंतर लिया है बस, है ना, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने है कौन, सबसे बड़ा। दूसरी बड़ी भुजा कौन है, आधार, उसके सामने है कौन, दूसरा बड़ा कोण। और सबसे छोटी भुजा कौन है, तो सब उसके सामने है कौन, सबसे छोटा कोण। कौन सा त्रिभुज हुआ, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। पर इसमें भी कर्ण और हमेशा लंबी भुजा होगी और सबसे बड़ा कोण समकोणी होगा, ठीक है। तो ये दो तरह के समकोण होते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक ही समकोण पढ़ा था, पर याद रखो अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषमबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। दो भुजा जो बराबर होगी वो लंब आधारी होगा, और जो अलग अलग होगी वो तो फिर अलग अलग है ना, कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना। अब देखो ये भी क्या है, त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समकोण। ये समकोण त्रिभुज में मैं सेम ऐसा ही बराबर का एक समकोण त्रिभुज और जोड़ देता हूं, बन गया, सेम बन गया। दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को इस तरह से यदि अपन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वर्ग, है ना, वर्ग को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, ठीक है, क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। इस तरह से यदि अपन दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को, विषम बाहु नहीं, ये तो फिर अलग हो जाएगा, वो आयत भी बन सकता है, फिर वो आयत बन जाएगा वो, है ना, तो वर्ग नहीं बनेगा। अपन वर्ग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ चुके हैं अपन पहले, ठीक है। तो देखिए, तो दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, है ना। इसका मान यदि 5 सेंटीमीटर है तो इसका मान भी 5, इसका मान भी 5, इसका मान भी 5। इनको दर्शाते हैं सबको ए करके,
है ना, सही भुजाएं बराबर होती है इसलिए ए दर्शाते हैं, वही चीज वहां पे किए हैं अपन ने। अब देखो जी यहां पे ध्यान देना, ये कौन है, ये जो तिरछी थी समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा कौन थी, कर्ण। समकोण त्रिभुज में, समकोण अभी समकोण पढ़े थे, समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा क्या थी, कर्ण नाम था इसका। पर जब यही भुजा क्या जाती है चतुर्भुज में, वर्ग या आयत में, ठीक है, वर्ग या आयत चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज हो वर्ग आयत, तो वहां पे उसको कर्ण ना बोल करके क्या बोलते हैं, विकर्ण, है ना। जब लड़की कुंवारी अपने घर में होती तो कुमारी लिखती है और अपने पापा का सरनेम लास्ट नेम जो होता है, सेकंड नाम जो होता है वो यूज करती है। पर जब शादी होने के बाद अपने घर जाती तो कुंवारी हो जाता है श्रीमती, और उसका खुद का सरनेम बदल जाता है और वो अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती है। पर चीज तो वही है ना, वही चीज है ना। वैसे ही समझना यहां पर, ये कर्ण ही विकर्ण है, ध्यान समझो, कर्ण को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण। पर जब वो त्रिभुज के साथ था, तीन भुजा में था, त्रिभुज के साथ था, तो त्रिभुज में उसका नाम होता है कर्ण। पर जब वो ससुराल चले जाती है अपने, मतलब चतुर्भुज में चली जाती है, तो उसका नाम हो जाता है विकर्ण। ये सेम ऐसी बात है, समझना इसको। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, और ये वृत्त है। मैं पहले से बता चुका हूं आप लोगों को, यदि रेखा गणित में अपन जो अध्ययन करते हैं 10वीं तक के स्तर पर या आगे भी, तो तीन तरह की आकृतियां आती है, चौथी आकृति कोई होती ही नहीं। आकृतियां तीन प्रकार की होती है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग ज्ञात करना है, क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। क्षेत्रफल, भुजाओं का योग बोल रहा हूं, त्रिभुज और चतुर्भुज की बाहरी भुजाओं का योग, परिमाप, क्या बोलते हैं, परिमाप, परिमाप, ठीक है। परिमाप का परि, यहां पे ये परि का मतलब क्या है, बाहर, बाहर, बाहर मत कर देना, है ना, वो अलग होता है, बाहर, है ना, बाहर अलग शब्द है, ये बाहर है। ये बाहर का मतलब होता है सौंदर्य, ओए सामने देखो, पीछे में पलट रही है, ये बाहर, अपने को परि का मतलब बाहर, बाहर नहीं, ठीक है। ये बाहर का मतलब तुम्हारे आने से आई बाहर, तुम्हारे जाने से गई बाहर, समझ गए। बाहर मतलब प्राकृतिक सुंदरता वगैरह जो है वो होता है। यहां पे परि का मतलब बाहर, यानी एग्जिट या आउट, आउट, गेट आउट, गेट के बाहर जाओ, भाग जाओ यहां से, ऐसा वाला, समझ गए, ये वाला बाहर है परि मतलब बाहर। अच्छा देखो यहाँ बड़ा, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, मात्राओं का ध्यान रखना है, और स्पेशल मैंने आपको बताया था, देखिए क्या सर्च मारे, क्या है, नहीं मानना है तुमको, मस्ती जो करना है बस। ये चार चीजों में बहुत दिक्कत है, और वो कुछ कुछ बिंदुओं में दिक्कत रहती है, बिंदु कहाँ लगाना है, चंद्र बिंदु में, है ना, नीचे की बिंदु, बाजू की बिंदु, बड़ा अलग अलग मतलब हो जाता है, ठीक है। एक बड़ा आपने ऐसा लिखा, बड़ा, और एक बड़ा आपने ऐसा लिख दिया, अब ये दोनों का मतलब अलग अलग है, आया हूं पहले भी मैंने, और फिर कभी अभी बता दूंगा, क्योंकि अभी विषय से अपन भटक जाएंगे नहीं तो। चलो, ये चार मात्राओं में दिक्कत रहती है, और मैंने कहा ये चार मात्राओं को यूट्यूब में, गूगल में जो भी सर्च मारो कि इन मात्राओं का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, कुछ तो मालूम होगा। मारे थे, नहीं मारे, तुम तो रील्स देखो ना बस। तो ये चार मात्राओं में रहता है, चलिए देखिएगा, फिर कहीं बताऊंगा जब इसकी अपन बात करें। चलो यहां पे जानो, छोटी की मात्रा, यदि परि में र में छोटी की मात्रा है तो उसका मतलब क्या होता है, बाहर, एग्जिट। ये परि, ठीक है, ये परि का मतलब होता है एंजल, एक होता है एंगल, ये एंजल है, ठीक है, और एक होता है एंगल। तो एंगल मीन्स क्या होता है, अबे रुक जा, हाँ ये एंगल है, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये एंगल है, ये एंगल है, इसका मतलब कोण, जो अपन यहां पे कोण की बात कर रहे हैं, एंगल, ये एंजल है, एंगल, एंजल, पर ज के लिए जी, जे ना आता, ना आकर के जी आता है, ये तो ये परि का मतलब ये वाला ना, ये थोड़ा गड़बड़ ये हो गया, ये समझ गए, यहां पे कौन होता है इसका, हाँ ये परि मतलब एंजल। तो आप जानते हो वो ऐसा पीछे पंख लेकर के आसमान में उड़ती वाली परी, पापा की परी है, ऐसा वाला ये। अब देखो क्या मतलब हुआ, यहां छोटी की मात्रा है तो बाहर और बड़ी की मात्रा है तो परी। अब आपको बोले जी परिमाप लिखो, कभी आपने लिख दिया परिमाप, आपने पूरा सत्यानाश कर दिया। परिमाप मतलब पापा की परी की माप ले रहे हो आप, चलो तुम्हारी हाइट लेते कितनी इधर आओ, और हम यहां कुछ और बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिमाप, परि का मतलब बाहर हो गया, बाहर है ना, और माप,
तो माप का मतलब क्या होता है? मापना या नाप। परि का मतलब बाहर, ठीक है। माप का मतलब मापना यानी नापना, नाप या माप ऐसा, ठीक है। तो बाहर की रेखाओं को या बाहर की भुजाओं को नापना, ठीक है, परिमाप। यहां पे समझना, ये परिमाप शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए बस। ये परिमाप यानी बाहर की माप केवल त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए प्रयोग होता है। पर जब यही चीज कहाँ जाती है व्रत में, जब यही चीज कहाँ जाती है व्रत में, मतलब हमको व्रत की बाहरी भुजा, यहाँ भुजा तो खैर है नहीं है, वो पूरा गोल सर्कल बनता है ना, पर मैं भुजा बोल दे रहा हूं अभी। तो बाहरी भुजा यानी उसके पूरे गोले का अपने को माप ज्ञात करना है, तो उसको परिमाप ना बोल करके परिधि बोलते हैं, परिधि। इसमें भी ध्यान रखना है, परी कैसा रहेगा, वही वाला परी है, पर माप हट जाएगा और धी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भुजाओं को आप मापते हैं, गोले को आप क्या करोगे, धी करोगे। वहां धी का मतलब मापना ही है। मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज में जो परिमाप का मतलब है, जो परिमाप होता है वही व्रत में क्या होता है, परिधि होता है। मतलब परिमाप ही परिधि है, परिधि ही परिमाप है। मतलब दोनों का मतलब बाहरी भुजाओं की माप ही है। पर त्रिभुज चतुर्भुज में ये उसका मायका था, ये उसका ससुराल। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये ऐसा कंपेयर, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आप जो समझते हो ना कि शिक्षा केवल पुस्तक में है, पढ़ाई करना मतलब पुस्तक पढ़ लिया, परीक्षा पास कर ली, खत्म काम, ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई हमारा जीवन है, जीवन ही पढ़ाई है। कर्ण ही कौन है? विकर्ण। त्रिभुज में क्या बोलेंगे उसको? कर्ण। पर जब चतुर्भुज में जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? विकर्ण। तो कर्ण ही विकर्ण है, कोई अलग चीज नहीं है। बस अंतर इस बात का ध्यान रखना, जब भी त्रिभुज में खुले मतलब अकेली रेखा रहती है ऐसा, तो कर्ण कहलाती है, पर जब दोनों रेखाओं के बंद आकृति के अंदर बनती है तो क्या कहलाता है? वो विकर्ण कहलाता है। त्रिभुज में कर्ण एक होता है, पर चतुर्भुज में विकर्ण दो, अधिकतम दो, न्यूनतम एक। ये एक हो गया, यहां से इसको मिला देंगे ऐसा तो दो, तो ये देखिए, ठीक है। तो अपन ने बात की जैसे दो समबाहु, सॉरी समद्विबाहु, दो समद्विबाहु त्रिभुज आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे, ठीक है। इसकी अपन बात कर रहे थे। अब यहां पे देखो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, इस बात बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान समझना है ना, इससे गलती नहीं होगी और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और आगे जाकर के आप भी मेरे जैसे अच्छे सपने देख सकते हो और पूरे कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल करिए, ये मेहनत मेहनत करिए बिल्कुल, और मेहनत करिए, समय मत देखिए, कुछ मत देखिए, ठीक है। ऐसा है, बस जुनून रहना चाहिए अंदर में, फिर कोई नींद नहीं आती है, कोई कुछ नहीं होता, कोई ठंडी फंडी नहीं लगती। यहां पे मैंने इसको डबल लाइन से दर्शाया है और यहां पे ट्रिपल लाइन से। यदि मैं इसको भी डबल लाइन से, क्योंकि ये बराबर है दोनों, है ना, ए बी जो है बी डी के बराबर है, तो इसको बराबर लाइन कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये मान लीजिए ए बी की दूरी है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। कब? यदि मैं इसको भी 2 लाइन कर देता तो। जो बहुत ध्यान समझना, वो छोटी चीज है पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। कभी कभी को बहुत छोटी चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, समझ गए। और छोटी छोटी चीजों से ये एक एक कोशिका से हमारा शरीर बना है। एक कोशिका ही नहीं बनी, शरीर कहां से बनता? पहला ईंट जब तक रखोगे नहीं, मकान कैसे खड़ा होगा? पहले ईंट से मकान खड़ा होता है। पर आपको मैंने बताया भुजाओं से विकर्ण, फिर बात नहीं, भुजाओं से विकर्ण हमेशा बड़ा ही होगा, तो फिर ये बराबर नहीं कर सकते। या तो आप इसको 1 लाइन से दर्शाओ या तो फिर 3 लाइन से, पर 2 लाइन से नहीं दर्शाएंगे, इसलिए मैंने वहां 3 लाइन किया। अच्छा, अगली बात, ये 5 सेंटीमीटर मान लेते, इसको अपन 5 सेंटीमीटर है तो इसको मैं मान लेता हूं 8 सेंटीमीटर, मान लेता हूं ऐसा। जब ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये 8 और ये 8 और ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ऐसा, है ना। ये समकोण पर काटता है एक दूसरे को, यहां क्या बनेंगे? समकोण। ये समकोण पर एक दूसरे को काटता है, ध्यान रखना, समकोण बनाना था, गोल गोल और नहीं बनाना है, समकोण बनेगा। अच्छा, ये समद्विभाजित भी करता है एक दूसरे को, है ना। तो समद्विभाजित के लिए मैं यहां सिंगल सिंगल लाइन का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा। और देखो मैंने इस चारों में सिंगल लाइन लगाया हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ये 8 है तो ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चारों मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, चारों कैसे होंगे? बराबर बराबर। चित्र बनाओ फटाफट।